नमस्कार, 8 PM शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। आज 8 PM में बात अंता उपचुनाव की। अंता उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं, सुगबुगाहट और कयास सब तेज हैं। सवाल नरेश मीणा को लेकर भी है। क्या नरेश मीणा का टिकट कंफर्म हो चुका है? क्या बीजेपी से बात बिगड़ गई है? और नरेश मीणा को लेकर कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? ये कई सवाल हैं। इन सवालों के साथ साथ ये भी है कि नरेश मीणा के मन में क्या है। क्या नरेश मीणा वाकई बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाले? क्या नरेश मीणा छबड़ा और उसके बाद देवली उनियारा की तरह ही अंता की सीट पर भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस के टिकट पर, क्योंकि कांग्रेस में जाने की और वहां से चुनाव लड़ने की तो दिली इच्छा है। तो कहां समीकरण बन रहे हैं, कहां बिगड़ रहे हैं, मौजूदा सियासत क्या कुछ कह रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले पर पहले वो सुनिए। अगर चुनाव जीतेंगे, अंता के चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे, अब हमारे रंधावा साहब आ रहे हैं दिल्ली से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, सब आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। अब कौन उम्मीदवार हो उसका फैसला भी आजकल में जल्दी होने की उम्मीद है, और उसके बाद में सब लोग लग जाएंगे काम में और सीट निकालेंगे हम लोग। मांग कर रहे हैं जो देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़े। वो नौजवान आदमी है, उसको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। उनका लंबा कैरियर है। मुझसे भी एक बार मिले थे। मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा शांत स्वभाव रखे अपना। लंबी रेस का घोड़ा हो सकता वो, पर अपने जो उनका गुस्सा है उसको वो ठंडा कर ले, शांत दिमाग से बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे, तो उनका लंबा कैरियर वो हो सकता है कि वो कामयाब भी हो। अगर जल्दबाजी करेंगे तो वो, आप जानते हो, जल्दबाजी करता है वो ठोकर खा जाता है। हम चाहेंगे वो ठोकर नहीं खाए। तो एक तरफ अशोक गहलोत अंता में कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद जैन भाया की दावेदारी को लेकर कह रहे हैं कि भाई वो दावेदार थे, लेकिन अब रंधावा साहब आएंगे तो तय होगा कि कौन यहां पर कांग्रेस का दावेदार होगा। नरेश मीणा को लेकर जो बात उन्होंने कही, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया का नाम लेकर के वो नरेश मीणा को आगे तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो ठंडे दिमाग से बात करें और जल्दबाजी में कई ठोकर न खा जाए। आखिर किस कूटनीति और किस रणनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंता चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक जैन बिट्टू साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV 9 पर। अंता उपचुनाव के बाद से जैसा हम कह रहे हैं कि सुगबुगाहट, कयास सब तेज है। अब आपने अशोक गहलोत साहब को भी सुना। नरेश मीणा जो लंबे समय से कांग्रेस की टिकट की मांग छबड़ा पर करते रहे, देवली उनियारा पर करते रहे, अब बारी अंता उपचुनाव की। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस में क्या उनका टिकट कंफर्म माना जाए? क्योंकि जब अनशन पर थे तमाम कांग्रेस नेताओं ने अप्रोच किया, अस्पताल में जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना, और उसके बाद से थोड़ा कांग्रेस नरम जरूर नरेश मीणा के प्रति नजर आई है। नरेश मीणा भी अब मंचों से कह रहे हैं कि भाई मेरी दिली इच्छा है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूं। तो ये पूरा सिनेरियो क्या है? अशोक गहलोत इशारा क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रमोद जैन भाया का पत्ता कट चुका है, अब तो दावेदार नया होगा, या फिर वो ये कह रहे हैं कि अभी और इंतजार नरेश मीणा को करना पड़ेगा? जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने नरेश मीणा जी को लेकर के ध्यान दिया है, तो उससे इतना तो स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं चुपचाप जरूर बना रखी है कि नरेश मीणा को दावेदार बनाए या नहीं बनाए। क्योंकि जिस प्रकार से नरेश मीणा ने पिछले 1.5-2 साल में अपनी एक छवि जिस प्रकार से उभारी है राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से उसने अपने कार्यशैली से एक पहचान बनाकर अपनी डेवलप करी है पूरे राजस्थान के अंदर, तो उससे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार का गुस्सा नरेश मीणा जी के अंदर देखा जाता है, जिस प्रकार से वो अपने कार्यकर्ताओं को मारते हैं, जिस प्रकार से वो अपनी बातनामा शैली अपनाते हैं, वो सारे सवाल अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि भाई इस तरह की भाषा अगर वो इस्तेमाल करते रहे
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को उससे नुकसान हो सकता है। तो अशोक गहलोत जी ने जहाँ तक है कि वो पॉइंट मीडिया के सामने रखा है कि भाई वो अपनी थोड़ी छवि को, जो छवि उन्होंने बनाई है उस छवि को बिगाड़े ना, बल्कि सबको साथ लेकर के चलने का काम करे, जिससे कांग्रेस को फायदा हो सके और उनको खुद को फायदा हो सके। वो हालांकि यंग है तो लंबी रेस में घोड़ा होना निश्चित तौर पर जायज है कि वो लंबा चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको नरेश मीणा को अपने गुस्से पर काबू करना ही पड़ेगा। तो अशोक गहलोत जी ने अपना ये स्टेटमेंट दिया और जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि लंबी रेस का घोड़ा, तो इसमें एक बात और छुपी हुई है कि नरेश मीणा को पूरी तरह से दावेदार अभी नहीं साबित कर पाएंगे लोग, जी। क्योंकि नरेश मीणा की जो छवि है, जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, जिस प्रकार से मामले दर्ज हो रखे हैं, वो सारे ऐसे मामले हैं जहां पर उन्होंने हाथ छोड़े हुए हैं। और राजनीति के अंदर हाथ छोड़ने वाला कोई भी बंदा किसी भी स्तर पर, कहीं पे भी, किसी भी पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं होता है। तो अशोक गहलोत जी ने नरेश मीणा को लेकर के ये अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन देखिए अभिषेक जी, जैसा मुलाकात की थी तमाम नेताओं ने, कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट ने फोन पर बात करी अनशन के दौरान जब अस्पताल में नरेश भर्ती हुए। ऐसा लगा मानो अब कहीं ना कहीं जो सियासी लकीर उन्होंने अपनी बड़ी की नरेश मीणा ने, तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि भाई इनको अपने पाले में फिर से किया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि प्रमोद जैन भाया के बारे में ये कहना, इस पर शब्दों पर गौर करने की जरूरत है कि प्रमोद जैन भाया हमारे दावेदार थे, वो ये नहीं बता रहे कि अब भी हैं, वो कह रहे हैं रंधावा के आने के बाद तय होगा। लेकिन अगर थे की बात भी वो कर रहे हैं तो क्या वो उनकी दावेदारी को और पुख्ता या शीर्ष नेतृत्व के या पार्टी के लोगों के मन में डाल देना चाहते हैं कि अभी प्रमोद जैन भाया हैं? देखो सर, अशोक गहलोत जी क्या, जो आप जानते हैं पूरे राजस्थान के अंदर एक जादूगर के नाम से मशहूर है जी। तो प्रकार से उन्होंने अपना बयान दिया है, वो भी पूरी तरह से एक जादूगिरी करके ही दिया है, जिससे वो नरेश मीणा को भी अपने पाले में रख सके और अन्य जो दावेदार है उनको भी अपने पाले में रख सके, जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो फायदा दिला सके। आज जिस प्रकार से कांग्रेस की राजस्थान के अंदर स्थिति बनी हुई है, वो पूरी तरह से राजस्थान के जनता के अंदर एक मतलब पूरी निराशा है कि जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए वो कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। वहां पे दूसरी जगह पर नरेश मीणा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल है और ये विभिन्न जो और राजेंद्र गुड़ है, इन लोगों ने कांग्रेस से अलग हट करके जो राजनीति राजस्थान के अंदर पेश की है वो अपने आप में कांग्रेस के कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े करती है। तो जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के जो जितने भी पदाधिकारी नरेश मीणा से अनशन के दौरान पर मिले या हॉस्पिटल के दौरान पर मिले, तो वो कहीं ना कहीं यही शुभगाहट थी कि कहीं ये निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस को नुकसान न पहुंचा देवे, तो वो चीज को मनाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अभिषेक जी, अगर बात की जाए अंता के जातिगत समीकरणों की, तो भाई माली समाज का वोट बैंक वहां निर्णायक माना जाता है। तो ऐसे में क्या गहलोत वही खेल कर रहे हैं? वो तो कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरी तरफ नरेश मीणा ने भी, अब देखिए हर मन से जहां पर वो बोल रहे हैं सर्व समाज का जिक्र जरूर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा नूरा कुश्ती भी चल रही है क्या? बिल्कुल सर, नूरा कुश्ती तो चल ही रही है, क्योंकि अगर बुद्धो को माली समाज से निर्णायक वोटर माना जाता है और अशोक गहलोत जी माली समाज से ही आते हैं, तो अगर जाहिर सी बात है अगर इतना ही निर्णायक होता तो प्रमोद जैन भाई को लास्ट चुनाव की दाई बात, वो आते ही नहीं के प्रमोद जैन भाई जी वहां से, और जबकि राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके थे वो, तो हारने का सवाल ही नहीं था। लेकिन वो जो जिस प्रकार की कांग्रेस की कार्यशैली गई राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार के अंदर रहते हुए और वर्तमान में विपक्ष में रहते हुए, तो किसी भी मुद्दे के ऊपर वो अपनी आवाज बुलंदी नहीं कर पा रहे हैं। आज चाहे फांसी सिरप का मामला हो, ट्रॉमा सेंटर का मामला हो, या झालावाड़ में जो बच्चों के जो छत गिरने का हत्या प्रशासन के द्वारा की गई उसका मामला हो, ये सारे मामले अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। जहाँ पे कांग्रेस को मुखर होना चाहिए था वहां पर कांग्रेस मुखर ना होकर शांत बैठी रही, और जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने काफी हद तक जो राजस्थान की वर्तमान सरकार है उनको मौन समर्थन देकर के अपनी जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया था। तो इस घटना के बाद जब नरेश मीणा झालावाड़ की घटना को लेकर के अनशन पर बैठे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के सामने बढ़कर सामने आया, और उस मुद्दे के सारे नरेश मीणा ने अपनी छवि को काफी हद तक और आगे तक बढ़ाया है, जिसका असर आज कांग्रेस को अंदर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस इसी असर को अपने पाले में रखना चाहती है कि, और क्योंकि नरेश मीणा ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा, तो कांग्रेस की खुद की दिल इच्छा है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। लेकिन अब कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उनकी कार्यशैली के आधार पर कि उनको चुनाव लड़ाए या नहीं लड़ाए। देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण है, कल ही
नरेश मीणा ने झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए बांट दिए। परिवार वालों को जिनके बच्चे मारे गए उनको 13 लाख रुपए दिए, क्योंकि 12 लाख तो सरकारी मुआवजा था, 1 लाख रुपए बढ़ाकर दिया। घायलों के परिजनों को 75 हजार रुपए दिए। तो ये पूरी एक पिक्चर उन्होंने कल क्रिएट की। और तभी दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है वो अंता के उपचुनाव का ऐलान कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक बड़े मैसेज देने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि भाई मैं तो अंता का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब आप देख लो, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी में तो अमित शाह आ जाएं, प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं, मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला, लेकिन कांग्रेस इस पर विचार कर सकती है क्योंकि मेरी दिली इच्छा है। और कांग्रेस अगर देगी भी नहीं तो वो तो उपचुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। क्या कांग्रेस के लिए भी मजबूरी है? क्या छबड़ा में, देवली उनियारा में कांग्रेस के लिए यही स्थिति घातक साबित हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने टिकटों का वितरण किया, उसका भी काफी अच्छा खासा विरोध देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद अब कांग्रेस, और उसके बाद अब लगातार हमने देखा कि राजस्थान के अंदर विधानसभा के विभिन्न स्तरों पर भी उपचुनाव हुए। उसमें एक शुरुआती चुनाव जरूर एक गंगानगर बैठ वाली सीट का जीता, उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस अपनी जीती हुई सीट को नहीं बचा पाई। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अपने आप में बहुत बड़ा वो मतलब एक उदाहरण है जिसमें वो अपनी कांग्रेस के भी प्रत्याशी थे जिसको वो जिता नहीं पाए थे। तो क्योंकि वहां पे जो टिकट वितरण किया गया था कांग्रेस की तरफ से, उसका बहुत अच्छा खासा विरोध देखने को मिला था। इसी प्रकार से झुंझुनू के अंदर देखने को मिला था। तो कांग्रेस को ये चीजें अब याद आ रही है कि अगर क्योंकि अब ज्यादा आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो अगर अब माहौल क्रिएट करना है तो अंता का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और अंता को जीतने के लिए नरेश मीणा जैसा उम्मीदवार उनको अति आवश्यक है। लेकिन सर यहाँ पर देखिए ना, अभी इस उपचुनाव के ऐलान से पहले तो लग रहा था कि कांग्रेस फिर से नरेश मीणा को ओन करने की कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है हमारा ही नेता है। लेकिन जैसे ही उपचुनाव का ऐलान हुआ और गहलोत साहब की ये बाइट आपने सुनी, तो ये भी थोड़ा सा क्या स्ट्रैटेजिकली कूटनीतिक तौर पर कांग्रेस और अशोक गहलोत दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, या वो अपना खेल कर रहे हैं? नहीं, वो देखो जादूगर आदमी है, जादूगर आदमी तो अपना खेल तो करेंगे ही करेंगे खैर निश्चित तौर पर, क्योंकि उनको अपना खुद का वर्चस्व बनाए रखना है जी। तो अपना वर्चस्व बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो खेल खेलने ही पड़ेंगे। और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत से ज्यादा खेल कोई दूसरा खेल ही नहीं पाता आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर। और जिस प्रकार से वर्तमान में कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी देखने को मिल रही है जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, तो वो अपने आप में कांग्रेस की सबसे बड़ी पीड़ा भी उभर के सामने आ रही है कि भाई अगर वहां पे इतना गुटबाजी हो रखी है और अंता के विधानसभा चुनाव के ऊपर अगर उसके ऊपर असर पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी अच्छा हद तक नुकसान देके जाएगा। इसलिए वो नरेश मीणा को अपने पाले में लेकर के आना चाहते हैं, जिससे सभी कार्यकर्ताओं में और पार्टी के अंदर अच्छा मैसेज दे सके। और हो सकता है कि नरेश मीणा ने जिस प्रकार से कल जो 1 करोड़ रुपए का वितरण झालावाड़ में जो स्कूल पीड़ित बच्चों के परिवार को दिया, वो अपने आप में कहीं काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर अपने दम पर ये काम करके पूरे राजस्थान की जनता को दिखाया है कि हाँ बच्चों को न्याय मिलना चाहिए था, बकरी नहीं मिलनी चाहिए थी, उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए था। वो साबित करके दिखाया है नरेश मीणा ने अपने दम पर। तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो आप अंता विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कर सकती है। जहां तक मेरी बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर नरेश मीणा कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस के ऊपर इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और उनको टिकट वितरण कर देना चाहिए। बार बार वो ये बात भी कह रहे हैं, आपने कहा देखिए देरी नहीं करनी चाहिए। अब अपने सभाओं में अपने मंचों पर वो ये बात कह रहे हैं कि भाई छपड़ा में दिक्कत हुई कि हम लोग पार्टी के चक्कर काटते रहे और जनता के बीच जाने का मौका नहीं मिला, लेट से पहुंचे। देवली उनियारा में भी स्थिति यही बनी। उन्होंने बात खुलकर मंच पर कही। तो क्या इस वक्त वो भी ये चाह रहे हैं नरेश मीणा की स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाए? और अभी क्या ये माहौल बनाने की कांग्रेस में कोशिश है कि भाई अभी पिक्चर को थोड़ा सा लटकाए रखा जाना चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पर गेम हो पाए? बिल्कुल, ये वही जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने बयान दिया वो अपने आप में यही संकेत था कि लास्ट मोमेंट पे ही टिकट डिक्लेयर होगा। पहले टिकट डिक्लेयर नहीं करेगी कांग्रेस, क्योंकि वो देखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कौन होगा जी या कौन नहीं होगा। क्योंकि अगर नरेश मीणा होंगे, नरेश मीणा को अगर वो प्रत्याशी घोषित करते हैं
तो कांग्रेस कोई दूसरा चेहरा लेकर, जो अभी उन्होंने विचार कर रखा होगा, तो उसके विपरीत जाकर के दूसरा चेहरा ढूंढ के लेकर के आएंगे। तो वो चाहते हैं कि भाई पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर दे, उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रत्याशी घोषित करें। जी अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल मेरा है, क्या चूंकि नरेश मीणा खुलकर मंच से बोल रहे हैं कि बीजेपी में उनका जाना संभव नहीं है, लेकिन क्या ये गुंजाइश कांग्रेस के रवैये को या अशोक गहलोत के रवैये को देखकर लग रहा है क्या कि अभी भी नरेश मीणा के लिए कोई गुंजाइश बीजेपी के तरफ बची? हालांकि किरोड़ी के जरिए बहुत कोशिश हुई, लेकिन किरोड़ी वो कामयाब कर नहीं पाए, उसमें सफल नहीं हो पाए कि भाई अपने पाले में रखा जा सके नरेश मीणा को। मैं तो बीजेपी समझने काफी, वो उनका अपना वो मत है कि वो बीजेपी में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्या नहीं जाना चाहते हैं, किस प्रकार से उनसे कॉन्टेक्ट हुए, कॉन्टेक्ट नहीं हुए। लेकिन हाँ, कांग्रेस के अंदर तो वो ओपनली कह रहे हैं कि भाई मैं कांग्रेस के साथ ही रहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अंदर ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो कांग्रेस को इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए। और जहां तक बीजेपी की बात, तो बीजेपी के अंदर तो वो अपना स्थान इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मीणा समाज के काफी ऐसे नेता है जो ऑलरेडी बीजेपी के अंदर बहुत अच्छी लीड करते हैं। तो वहां पर वो अपना वो स्थान नहीं बना पाएंगे, बल्कि जो उन्होंने अभी अपनी जो काबिलियत बताई है पूरे प्रदेश के अंदर, वो काबिलियत और खो सकते हैं वहां पे। तो इस वजह से शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं बीजेपी की बजाय कांग्रेस में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जितने भी मीना समाज के जो नेता थे वो लगभग ओवर एज हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से उनको अच्छा मौका मिल सकता है कांग्रेस के अंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई अब नरेश मीणा को जो नसीहत अशोक गहलोत दे रहे हैं उसमें जल्दबाजी का जो जिक्र कर रहे हैं, क्या जल्दबाजी अंता चुनाव की तरफ ही वो इशारा कर रहे हैं? जल्दबाजी शब्द का इस्तेमाल करके और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे भले कांग्रेस उन्हें कुछ सम्मान दे पाए, लेकिन फिलहाल अंता चुनाव उनके लिए जल्दबाजी में ठोकर खाने जैसी स्थिति होगी। क्या नसीहत है, चेतावनी है, या वाकई कांग्रेस अब थोड़ा ओन नरेश मीणा को करती नजर आएगी? आने वाले समय में तय होगा, लेकिन नरेश मीणा के जो इरादे हैं वो उन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं। अंता के लिए उन्होंने चुनावी ताल ठोक लिया। अब अंता विधानसभा क्षेत्र और इस पर हो रही सियासत प्रदेश की राजनीति को और खास करके कांग्रेस की राजनीति को किस तरीके से गर्म करेगी, ये हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।